नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और फिलहाल आपको बता दें 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में दोषी जो है विनय शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच जो है वो अब से थोड़ी देर में इस पर सुनवाई करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा डेथ वारंट जारी करने के बाद दोनों ही दोषियों ने यहां पर अपील की थी और जिसके बाद आज इस पर सुनवाई होगी। इसके बाद उनके पास केवल एक विकल्प बचेगा, राज्यपाल के पास जाने का। ये एकमात्र उनके पास विकल्प होगा। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो है बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ी हुई, जहां पर भी आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ा हुआ, लड़कियों के दुष्कर्म से जुड़ा हुआ ये मामला। ब्रिजेश के साथ साथ यहाँ पर जो है 20 लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे, सभी जेल में हैं फिलहाल। आज इस पर सुनवाई होगी, बड़ी खबर है। और साथ ही साथ राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग कालिंदी कुंज सड़क खुलवाने की मांग पर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर बनी होगी। और साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साकेत कोर्ट से इस वक्त जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ एहतशाम खान हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख एहतशाम का करना चाहूंगी। एहतशाम, अब से कितनी देर में निर्भया केस में सुनवाई यहाँ पर शुरू होगी? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर 1:45 का वक्त मुकर्रर किया है जब इस मामले में सुनवाई होगी। और ये जो सुनवाई होगी वो बंद कमरे में होगी, चेंबर में होगी, जहां सिर्फ जज जो आपस में मिलकर बैठेंगे और बात करेंगे, जिसमें कि जो याचिका दाखिल की गई है इन 2 दोषियों की तरफ से, उसमें जो भी बातें इनकी तरफ से कही गई है उस पर वो डिस्कस करेंगे और फिर एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि क्या इस मामले में आगे भी सुनवाई की ज़रूरत है या फिर इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, उनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए। ये जजों के विवेक पर निर्भर करता है। इस याचिका को पढ़ने के बाद, देखने के बाद वो अपना फैसला देंगे कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। हो सकता है कि उनकी याचिका खारिज हो जाए या फिर हो सकता है कि उनको कोई राहत भी मिले, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 1:45 बजे का समय है जब इस पर सुनवाई चेंबर में शुरू होगी। जी और एक बड़ी खबर इस वक्त की, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुनवाई टल गई है। सोमवार को अब 2:30 बजे इस पर फैसला आ सकता है और ये एक बेहद अहम खबर जिस पर नजर लगी हुई थी सभी की कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद। लेकिन अब इस पर आज सुनवाई टल गई है और सोमवार को 2:30 बजे इस पर फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस पर हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है, आज फैसला आने वाला था? जी बिल्कुल प्रशांत, आज फैसला आने वाला था लेकिन अब सुनवाई आज टल गई है। अब सोमवार को दोपहर 2:30 बजे आएगा फैसला, क्योंकि आज जो सुनवाई टली है ये इस वजह से टली है कि जितने भी आरोपी थे, सबसे पहले कि उनके जमानती नहीं पहुंचे थे कोर्ट में, और दूसरी बड़ी बात जो ब्रिजेश ठाकुर के वकील थे प्रमोद दुबे, उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि जिन 31 लड़कियों का बयान दर्ज हुआ था और जिन 31 लड़कियों ने पहले बयान में ये कोर्ट में बयान दिया था कि कई लड़कियों की हत्या भी हुई है, लेकिन बाद में सीबीआई ने जांच करके एक हलफनामा दायर किया था और कहा था कि हत्या नहीं हुई है, क्योंकि जो कंकाल पाए गए थे जब उनका डीएनए टेस्ट कराया गया था वो नाबालिग लड़कियों का नहीं था। तो इस रीजन से तो उन लड़कियों का बयान को किस तरीके से कोर्ट ले रही है, वो बयान सभी झूठे हैं। तो इस बाबत जो है प्रमोद दुबे का जो एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन पे कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके 2 दिन में जवाब मांगा है और फैसले को सुरक्षित रखा है सोमवार दोपहर 2:30 बजे के लिए। जी, तो दिल्ली के साकेत कोर्ट में अब ये 2:30 बजे सोमवार को कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब बता दिया करो। तो जिस तरीके से ये अपडेट अभी प्रशांत हम तक पहुंचा रहे थे, इसी के साथ साथ निर्भया केस आज जिस पर नजर बनी रहेगी। दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन यहां पर दाखिल किया गया है। क्या है ये क्यूरेटिव पिटीशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एहतशाम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एहतशाम, जरा बताइए कि क्यूरेटिव पिटीशन दरअसल है क्या और इससे कितनी राहत की उम्मीद ये दोषी महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये
क्यूरेटिव पिटीशन है, जिसे हम भूल सुधार याचिका भी कहते हैं आम जबान में। इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जो भी याचिका दाखिल की गई है आरोपियों की तरफ से, उसमें जो बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो उनसे छूट गई हो, जो वो नहीं कह पाए हों, या कोई नई बात सामने आई है जिसको वो कोर्ट के समक्ष लाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो एक क्यूरेटिव पिटीशन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कोर्ट को कि क्या नई बात हुई है जिसके ग्राउंड पे, जिसकी वजह से वो कोई राहत चाहते हैं। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन है। अब निर्भया मामले को हम समझें तो वो इस तरह से है कि पहले निचली अदालत ने अपना एक फैसला सुनाया, फिर हाई कोर्ट ने सुनाया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया जिसमें चारों व्यक्तियों को, चारों ये जो दोषी हैं उनको दोषी पाया और उनको मौत की सज़ा सुनाई। उसके बाद उनके पास विकल्प था रिव्यू पिटीशन का, जिसको हम पुनर्विचार याचिका कहते हैं, वो भी दाखिल की गई, वो भी खारिज हो गई है इन चारों लोगों की, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा। उस पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद इनके पास एक विकल्प ये बचता है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन यानी भूल सुधार याचिका दाखिल करें, जिसको दाखिल किया गया और आज उस पर सुनवाई होनी है। अगर आज इनकी याचिका खारिज हो जाती है तो इसके बाद इन दोषियों के पास सिर्फ एक विकल्प रहेगा कि वो राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका दाखिल करें और उनसे दया की गुहार लगाएं। तो अभी इसमें ख़ास तौर पर जानने की ज़रूरत यह है कि आज जो याचिका दाखिल की गई है, 4 में से 2 लोगों ने ही, 2 दोषियों ने ही दाखिल की है। इसके अलावा 2 और दोषी हैं, वो बच जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके तरफ से भी याचिका दाखिल हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। अर्पिता। लेकिन देखिए एहतशाम, यहाँ पर यह भी एक सवाल अहम खड़ा होता है कि आखिरकार क्या इसको डिले करने के प्रोसेस की रणनीति समझें, क्या डिले करने की कोशिश इन दोषियों की तरफ से की जा रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं केवल 2 हैं जिन्होंने ये क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है, अभी 2 और हैं जिनके विकल्प ये हो सकते हैं आगे। तो ऐसे में 22 तारीख जो डेट दी गई है, डेथ वारंट जिस दिन के लिए जारी किया गया है, वो ये और लंबा खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं अर्पिता, और ये बात जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी निचली अदालत में ये बात कही थी कि इन दोषियों की तरफ से लगातार कोई ना कोई वजह बताकर, बहाना बताकर ये इस मामले को लंबा खींचना चाह रहे हैं, इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में याचिका दाखिल की जा रही है। लेकिन अब यही एक जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमारी जो प्रणाली है, उसमें इसी तरह से काम होता है और इसको जो प्रोसेस है वो पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई चूक रह गई तो फिर ये मौत की सज़ा है, जिसमें कि उसके बाद कोई सुधार नहीं हो सकता। एक बार किसी को आप फांसी की सज़ा दे देते हैं तो फिर उसको दोबारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो न्यायिक प्रणाली है उसमें जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी विकल्प हैं, उसको पूरा इस्तेमाल करने का उनको अधिकार दिया गया है, दिया जाएगा, और इसी के तहत वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों की नज़र में ये ज़रूर लगता है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं, या कहें कि कुछ ज़्यादा ही अधिकार दिए गए हैं, जिसके वजह से लगातार जो दोषी हैं वो इसका इस्तेमाल करके इस मामले को और टालना चाहते हैं। लेकिन अब 22 तारीख का समय है, अगर उससे पहले ये क्यूरेटिव पिटीशन पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट इन चारों व्यक्तियों का दे देते हैं तो फिर शायद ये जो पूरा जो ये केस है वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगा। लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी होगी, और इसके बाद हमें 2 और लोग जो दोषी हैं उनकी क्यूरेटिव पिटीशन भी आएगी, ऐसा उनके वकील कह रहे हैं, और फिर दया याचिका भी है। तो ये मामला थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। ऐसा लड़ाई लड़ी है, वो क्या कह रही है आज जब ये क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में, जिस पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी, वो क्या कह रही है उन पीड़िता की, निर्भया की मां? जरा वो सुन लेते हैं। कोर्ट ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों को कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको बोला कि आपको फांसी का डेट पड़ने वाली है, 20 दिन का आपके पास टाइम है, आप जितनी आपकी सरकारी अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उनके वकीलों ने कहीं नहीं डाली, अपील नहीं डाली, न क्यूरी डाली, न राष्ट्रपति के पास मर्सी डाली। फाइनली जब कोर्ट ने उनका डेथ वारंट जारी कर दिया है, तो अब वो फांसी को रोकने के लिए, केस को लंबा खींचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दिए हैं। तो
तो जिस तरीके से निर्भया की मां इस बात का जिक्र कर रही हैं कि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये जो दोषी हैं, इनके जो वकील हैं, ये केस को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इनसे कहा गया, जिन्हें वक्त दिया गया कि ये कोई भी अगर अपील करना चाह रहे, कोई याचिका दाखिल करनी चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई भी याचिका दाखिल नहीं की। फिलहाल अब से थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन जो 2 दोषियों के द्वारा दिया गया है उस पर सुनवाई होगी। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतशाम, आज क्या संभावना दिख रही है इस पिटीशन दाखिल होने के बाद? आज क्या संभावना आपको नजर आ रही है, क्या हो सकता है? देखिए, अब तक जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई हुई है और जो फैसला अदालतों का आया है, तो लगातार कॉमन जो फैसले आए हैं जिसमें कहीं भी कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही है। पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई, तो क्यूरेटिव पिटीशन में कोई बहुत ज़्यादा उनको रियायत मिले इसकी गुंजाइश कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन लोगों ने ये कहा है, एक तरह से अपनी गलती को मान रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे पहले भी मामले हुए हैं जिसमें अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सज़ा दी है, तो फिर सिर्फ हमें क्यों फांसी की सज़ा दी जा रही है? इस पर कोर्ट हो सकता है थोड़ा विचार करे। लेकिन जब भी कोई मामला जघन्य अपराध का होता है, जहां पर बहुत ही बुरी तरीके से किसी का कत्ल किया जाए या उसके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं, तो उस पर कोर्ट फिर कोई भी तरह की रियायत, कोई राहत देने के लिए उससे पीछे हटता है। तो ये सारी चीज़ें जो कोर्ट के समक्ष आज सामने आएंगी, और ये देखना होगा कि जो इनकी मांग है कि उम्र कैद में इनकी सज़ा को बदल दी जाए, वो पूरी होती है कि नहीं। लेकिन जहां तक अगर आप पूरा बैकग्राउंड देखें, जिस तरह से बहुत ही ठोस कार्रवाई पुलिस ने की और अदालतों ने बहुत साफ सारे फैसले इससे पहले भी दिए हैं, तो उसके मद्देनज़र कोई राहत इनको मिल जाए, इसकी गुंजाइश बहुत कम नज़र आ रही है। जी अर्पिता। ठीक है एहतशाम, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सीएए के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और जानकारी के साथ एहतशाम लगातार बने हुए हैं। एहतशाम, क्या जानकारी? देखिए, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है सीएए के खिलाफ। जो ये कानून सिटीजनशिप का आया है, जिसमें कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाई गई है भारत में, उसको उस प्रक्रिया को, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार ने चुनौती दी है। केरल पहला ऐसा राज्य होगा जो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दाखिल की है। हालांकि इससे पहले लगभग 65 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ आ चुकी हैं, लेकिन केरल पहला राज्य होगा, इसलिए ये बड़ा अहम हो जाता है। और अब हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिले कि जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं जो कि विरोध कर रहे हैं सीएए का, वो भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें। तो एक राजनीतिक लड़ाई जो कि बाहर लड़ी जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। अर्पिता।